हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने चैनल पे छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू के वन लाइनर्स पढ़ेंगे। बहुत दिन बाद हमने कहा इसमें छत्तीसगढ़ के ऊपर पढ़ाई वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी आने वाला है और इसके एमसीक्यू बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने इस पे 500 एमसीक्यू बुक से तैयार किए हैं, ठीक है। टोटल 500 एमसीक्यू हैं। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका वन लाइनर पढ़ते हैं। पहले वन लाइनर स्टार्ट करने से पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू का। तो अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो ये कुछ डेफिनेशन है आबादी की, जो भी डेफिनेशन है जहाँ पे लोग रहते हैं गांव में, वो सब डेफिनेशन आबादी में आता है। और एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, बोर्ड का सेक्शन 3 में डिफाइन है। तो ये डेफिनेशन आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझो छत्तीसगढ़ का एक सुप्रीम कोर्ट मान लो इसको, रेवेन्यू मामलों में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो होगा कोर्ट वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। जो मेन अपील सबके सबके पास जाके हुए, लास्ट में अपील इसी के पास आएगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो हायर अथॉरिटी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। तो चैप्टर 2 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दिया गया है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का देखें तो सेक्शन 3 में दिया गया है, जिसमें एक प्रेसिडेंट होंगे और एज मैनी मेंबर एज स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट, ठीक है। बाकी जितने मेंबर जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाहे उतने मेंबर होंगे। और फिर सेक्शन 4 में इसकी प्रिंसिपल सीट बताई गई है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ बैठेगा। तो एट सच प्लेस जो जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, इस टाइम वो बिलासपुर में बैठती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो सीट है वो बिलासपुर सिटी में है, क्योंकि वो जैसे कि करंट अफेयर भी आ रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आल्सो सिट अदर प्लेसेस, जहाँ पे अदर्स प्लेसेस पे भी वो बैठ सकती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जहाँ जैसा कि प्लेस जैसे इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो प्रेसिडेंट है वो प्रीवियस अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट की लेके वो भी जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है, ठीक है। वो अपनी सीटिंग वहाँ पे लगा सकता है। और फिर सेक्शन 5 में इसकी पावर्स बताई गई हैं, जो इसमें इसमें नहीं मेंशन की गई है। अपने बेयर एक्ट में देख लीजिएगा कि उस बोर्ड ऑफ मेंबर की क्या पावर्स होती हैं, और क्या क्वालिफिकेशन, पावर्स नहीं क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर बनने के लिए। जैसा कि वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और अगर वो कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो कि कलेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसने कम से कम 5 ईयर तक प्रैक्टिस की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कलेक्टर ये या फिर कलेक्टर पोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 5। और सेक्शन 6 में इसकी सैलरी एंड अलाउंस बताई गई कि बोर्ड के मेंबर्स की सैलरी अलाउंस क्या होंगी। तो सैलरी अलाउंस वही होंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और सैलरी और अलाउंस जो होगी वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट से पे की जाएंगी, ठीक है। और फिर सेक्शन 7 में इसकी बताई गई हैं कि जुरिस्डिक्शन क्या रहेगी बोर्ड की। तो एक्सरसाइज एंड पावर फंक्शन कन्फर्ड बाय दिस कोड, जो कि इस कोड में कन्फर की गई है वो सारी जुरिस्डिक्शन इसके पास होगी, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगा वो सब पावर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की होंगी, ठीक है। और ये बताया गया है आगे सेंट्रल और स्टेट एक्ट में चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी पे भी जो भी पावर होंगी वो भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। और फिर 7 इसका जो बोलता है एडिशनल पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड बाय द स्टेट बोर्ड और एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई एडिशनल पावर भी बोर्ड के ऊपर बोर्ड को दे सकती है, ठीक है। और फिर सेक्शन 8 में बताया गया सुपरिटेंडेंस पावर ऑफ बोर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बोर्ड सबसे ऊपर रहेगा, तो ये सुपरिटेंडेंस पावर ऑफ बोर्ड सेक्शन 8 में दी गई है। और फिर सेक्शन 9 में एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय सिंगल मेंबर एंड बेंचेस। जो बोर्ड है वो अपनी पावर को सिंगल मेंबर के द्वारा भी एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर बेंचेस के द्वारा भी एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब उसका जो सिंगल मेंबर है वो भी डिसीजन दे सकता है, या फिर बेंच बना के भी वो अपना डिसीजन दे सकते हैं, जिसमें वन और मोर मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ मेड बाय दीज बेंचेस डीम्ड बोर्ड डिसीजन। तो अगर बोर्ड ने कुछ बेंचेस बनाई हैं जिसमें 1, 2 या 5 सदस्य हैं, उनका जो भी उनका डिसीजन होगा वो बोर्ड का डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। ये बोलता है सेक्शन 9। अब सेक्शन 10 में पेंडिंग केसेस बताए गए हैं कि जो भी पेंडिंग केसेस थे ओल्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, इससे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो थी, इस एक्ट आने से पहले जो एमपी का एक्ट था उसमें जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो सब कमिश्नर के पास जाएंगे, और जो रिवीजन केस है वो भी कमिश्नर के पास जाएंगे, ठीक। ये सब देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर 3 से अगर देखा जाए, चैप्टर 3 रेवेन्यू ऑफिसर और इनके क्लासेस के बारे में बताया गया है। तो जो आपके पास बेयर एक्ट होगी तो उसमें देखिएगा सेक्शन 11 में रेवेन्यू ऑफिसर दिए गए हैं, जिसमें टोटल 15 क्लासेस बताई गई हैं कि 15 क्लासेस के रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और 12 में कंट्रोल बताया गया है कि कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर, तो इसमें ऑल रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। और ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन डिवीजन, अगर किसी डिवीजन में, एक डिवीजन में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो डिवीजन है उसका जो वो होता है, वो डिवीजन के जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं वो कमिश्नर के सबॉर्डिनेट होते हैं। उसमें कमिश्नर सबसे बड़ा ऊपर होता है, ठीक है। और एक डिवीज़न में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट में का सुपीरियर ऑफिसर होता है वो कलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, आपको पता होती है कि डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक डिवीज़न बनता है जिसका कमिश्नर होता है, और कमिश्नर के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, और सबके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अब सेक्शन 13 देखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है। सेक्शन 13 में वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी डिवीजन को क्रिएट कर सकती है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के, और उनकी लिमिट को कम कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है। ये सेक्शन 13 में दिया गया है, ज़्यादा वो उसमें डिटेलिंग में जाने वाली बात नहीं है। और फिर सेक्शन 14 में बताया गया कि पावर कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करा जाएगा। तो कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसका पूछा जा सकता है। और कमिश्नर की वही पावर होंगी जो कि कोड में दी गई है और इस एनैक्टमेंट में दी गई है, सेक्शन 14 बताया गया, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है, कोई इतना डिटेल में पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग, और इससे अच्छा है कि शॉर्टकट में पढ़ो, और फिर दिया जाएगा पेपर, हम भी दे रहे हैं तुम लोगों के साथ ही, तो कोई वो नहीं है। तो एक्सरसाइज तुम लोगों को पढ़ाएंगे, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, तुम लोग का भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो
अब सेक्शन 15 में एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो सेक्शन 15 में पावर टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर, तो स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट करती है और वन और मोर एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं डिवीजन्स के लिए, ठीक है। एक डिवीजन में एक से ज़्यादा कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक डिवीजन में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है तो एक से ज़्यादा भी कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। और इनकी पावर एंड ड्यूटीज़ वही होंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन वो एक ऑर्डर निकालेगी राइटिंग में, और उसमें जो भी पावर एंड ड्यूटीज़ दी गई होंगी वो इनकी पावर एंड ड्यूटीज़ होंगी। और फिर अब बात करी जाए एडिशनल कमिश्नर जो होगा, जो एडिशनल कमिश्नर होगा उसको कमिश्नर की ही तरह ट्रीट किया जाएगा। वो जो भी पावर एक्सरसाइज करेगा, जैसा कि डिस्चार्ज करेगा ड्यूटीज़, वो सारी ड्यूटीज़ ऐसे ही मानी जाएंगी जैसे कमिश्नर के पास जो भी पावर हैं, जो भी ड्यूटी एक्सरसाइज करी जाती है कमिश्नर के द्वारा, वो एडिशनल कमिश्नर भी करेगा, ठीक है। तो कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर की पावर में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही समान होते हैं, ठीक है। फिर अब पावर टू अपॉइंट कलेक्टर, ये सेक्शन 16 में दिया गया है। तो कलेक्टर को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उसकी पावर और ड्यूटीज़ वही है जो कि वही स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन बताएगी, और वो एक्सरसाइज पावर करता है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, ठीक है। अब सेक्शन 17 पावर टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर, तो एडिशनल कमिश्नर को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, वन और मोर एडिशनल कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और एडिशनल कमिश्नर की एडिशनल कलेक्टर, ठीक है, तो एडिशनल कलेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और एडिशनल कलेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट में वन और मोर एडिशनल कलेक्टर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। उनकी पावर एंड ड्यूटी वही होती है जो स्टेट गवर्नमेंट कन्फर करे, या फिर कलेक्टर उनको जो भी ड्यूटीज़ दे तो वो कलेक्टर के अंडर भी काम करते हैं एडिशनल कलेक्टर, ठीक है। तो जो भी कलेक्टर बाई जनरल स्पेशल ऑर्डर जो भी ड्यूटीज़ देते हैं वो भी एडिशनल कलेक्टर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। और फिर एडिशनल कलेक्टर को भी ट्रीट किया जाएगा कलेक्टर की तरह, जो भी वो पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो भी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। और फिर 18 में पावर टू अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एंड कन्फर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी मेंबर एज इट थिंक फिट, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मेंबर्स जितने मेंबर चाहे उनमें से किसी को कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर बना सकती है, किसी को जॉइंट कलेक्टर और किसी को डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। और फिर अब सेक्शन 19 में तहसीलदार अपॉइंट होते हैं। तो 19 क्लॉज 1 में वन और मोर नायब तहसीलदार इन ईच तहसील, तो एक ठीक है। तो 19 क्लॉज 1 में तहसीलदार ये पहले अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट इन ईच तहसील में, और एक या एक से ज़्यादा नायब तहसीलदार भी ईच तहसील में तहसीलदार के साथ अपॉइंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल 19 क्लॉज 2 में एडिशनल तहसीलदार अपॉइंट करेगा। तो तहसीलदार 19 और नायब तहसीलदार 19 क्लॉज 1 में है, और 19 क्लॉज 2 में एडिशनल तहसीलदार अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वो वही पावर एक्सरसाइज करेगा कन्फर और इम्पोज ऑन तहसीलदार अंडर दिस कोड और अदर इनैक्टमेंट, जो कि इस कोड में दी गई है पावर, और जो कि अदर इनैक्टमेंट में जो भी पावर दी गई होंगी वो तहसीलदार एक्सरसाइज करेगा। और अदर इनैक्टमेंट में बताया गया है जो पावर एंड ड्यूटी एज डायरेक्टेड बाई कलेक्टर बाई ऑर्डर इन राइटिंग, तो पावर और ड्यूटीज़ इनको कलेक्टर भी दे सकता है, और जो कि ऑर्डर इन राइटिंग में कलेक्टर एक ऑर्डर निकालेगा राइटिंग में, उसमें जो भी ड्यूटीज़ होंगी देगा या फिर जो भी ऑर्डर देगा वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है, ये तहसीलदार को, ठीक है। और ये हो गया 19। और अब सेक्शन 20 सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, तो सेक्शन 20 में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड को अपॉइंट करेगा इन हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि लैंड से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा वो उस पर देखेंगे, ठीक है। और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड भी 20 क्लास सेक्शन 20 में दिया गया, ठीक है। और 20 क्लास 2 में पावर एंड ड्यूटीज़ बता दी गई इनकी, और 21 में अदर ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ये 21 में बताया गया है। और 22 में एक मिनट दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, तो 22 में सब डिविजनल ऑफिसर की बात की गई, एसडीओ की बात की गई। तो जो कलेक्टर हैं वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 18 में असिस्टेंट जॉइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, इनको कलेक्टर अपॉइंट कर सकता है ऐसा एसडीओ इन किसी भी सब डिवीज़न में वर्क करने के लिए, ठीक है। तो सब डिवीज़न में वर्क करने के लिए कलेक्टर इन लोगों को जो असिस्टेंट कलेक्टर हैं, जॉइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर हैं, ऐसा एसडीओ डायरेक्शन दे सकता है कि वो ऐसा एसडीओ वर्क करेंगे डिवीज़न में, कि जब वो डिवीज़न में जाएंगे सब डिवीज़न में काम करेंगे तो वो एसडीओ कहलाएंगे, ठीक है। ये असिस्टेंट, डिप्टी और जॉइंट कलेक्टर, तो इनको याद रखिएगा ये तीनों टर्म, क्योंकि यही लोग एसडीओ बनते हैं, असिस्टेंट, जॉइंट और डिप्टी। अब सेक्शन 23 देखें, वीडियो लंबी तो नहीं हो रही, चलो इसी देख लेते हैं। तो 23 में सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर बताया गया कि जो भी जितने भी जब तक कि कलेक्टर अदरवाइज डायरेक्ट ना कर दे, तो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर सब डिवीज़न में है, अगर सब डिवीज़न में है तो वो एसडीओ, जो एसडीओ होगा वो उनका सुपीरियर ऑफिसर होगा, और जो नायब तहसीलदार होगा किसी भी तहसील में उसका सुपीरियर ऑफिसर तहसीलदार होगा। तो नायब तहसीलदार एक टाइप का असिस्टेंट होता है तहसीलदार का, तो वो इससे लोअर होता है तहसीलदार से, तो इसका सुपीरियर तहसीलदार होता है नायब तहसीलदार का। फिर सेक्शन 24 में बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन एनी पर्सन, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू ऑफिसर की पावर किसी भी पर्सन पे को दे सकती है, पर वो क्वालिफिकेशन जो कि हम लोगों ने सेक्शन 5 में देखी थी कि हाईकोर्ट का मैं या तो हाईकोर्ट का जज होने की क्वालिफाई हो, या फिर वो कम से कम 5 साल तक का किसी कलेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट को उसमें ड्यूटी उसने एक्सरसाइज की हो, ठीक है। तो ये सेक्शन 20 में बोला गया है कि किसी भी पर्सन को रेवेन्यू ऑफिसर की पावर दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट, और रेवेन्यू ऑफिसर की हायर ग्रेड रेवेन्यू ऑफिसर की जो ऑफिसर की पावर है वो असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को दे सकता है, सेक्शन 24 बोलता है। फिर 25 में ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रांसफर्ड टू एन इक्वल और हायर ऑफिसर इन another तहसील डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज सेम पावर अंडर दिस कोड अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट।
हाँ, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको उसके इक्वल पावर या फिर उसके हायर पावर से किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट में भी वर्क करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में वर्क करने के लिए। तो अदर डिस्ट्रिक्ट में या तो उसको इक्वल पावर का पोस्ट भी दिया जा सकता है या उसके हायर पावर का भी पोस्ट दिया जा सकता है। तो 25 ये बोलता है। फिर 26 में कलेक्टर इन केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी, तो अगर कलेक्टर वर्क करते हुए मर गया या फिर वो डिसेबल्ड हो गया किसी भी कारण से कि वो अपने ऑफिस में नहीं आ पा रहा है, तो फिर जो कलेक्टर डाइज और डिसेबल्ड देन ऑफिसर टेम्पररी इन चार्ज एक्सरसाइजेबल पावर एंड डायरेक्टर, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगा न्यू कलेक्टर को, जो कि चार्जेस को टेक करेगा, मतलब जो भी इन कलेक्टर के वर्क है उनको काम करेगा उनके उनके बिहाफ में, और जब तक कि नया कलेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक वो काम करेगा, ठीक है। ये बोलता है 26, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर 27 में अब चैप्टर 4 है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि यार लाइक सब्सक्राइब कर दो तो मन करता है, वरना तो मन नहीं करता दोबारा डालने का वीडियो। बाकी ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। छत्तीसगढ़ के ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये हम लोग देखेंगे, पहले ये सब कंप्लीट हो जाए, थोड़ा ये 2-3 वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।